प्रणाम। आज ज्ञान कुंभ का छठा दिन है, 23 फरवरी, और कल लास्ट डे होगा 24 फरवरी, और पूर्णाहुति डलेगी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि छठा दिन है और 6 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। तो शुक्र के बिना तो कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, आपकी लाइफ के लिए, आपकी लिविंग के लिए, आपके मतलब हर चीज के लिए, खाना पीना नहाना, मूवमेंट, ईच मूवमेंट, इवन ब्रीदिंग, हार्टबीट, बिना शुक्र के कुछ भी संभव नहीं है। शुक्र इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी और 6 से रिप्रेजेंट किया गया उसको, 6 से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये अगर बहुत अधिक हो तो भी नुकसान और बहुत कम हो तो भी नुकसान। तो इसको मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो आपके पास ऊर्जा बहुत है तो क्या करोगे? भागते फिरोगे सारा दिन और फिर भी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ऊर्जा भागने से खत्म ही नहीं होती। और अगर ऊर्जा कम रहती है तो आप वैसे ही सारा दिन कुछ काम नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, कुछ भी लगे रहो, इमटेरियल है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा एक ऐसा पैरामीटर है शरीर में जिसके बिना कोई काम नहीं चलता और जिसके बिना मतलब, और जो अधिकता में हो तो चैन से बैठने नहीं देती। प्रीता, ये लाइट जला दोगे? चैन से बैठने नहीं देती। अब दोनों तरफ से समस्या, तो ऑब्वियसली एक ही वो ऑप्शन रहेगी हमारे पास कि वी शुड बी एबल टू मेंटेन इट। अगर ज्यादा है तो उसको खर्च करने के वो तरीके देखने हैं, ढूंढने हैं, खोजने हैं, यूज करने हैं, जो कि मेरी ऊर्जा को स्पेंड कर सके, खर्च सके, यूज कर सके, उपयोग हो जाए। और कम है तो ऐसे तरीके खोजने हैं जिससे वो कम से कम मेरे दिनचर्या के जितने काम है, सारे दिन के जितने काम है, वो मैं पूरे कर सकूं। तो ऑब्वियसली बात है, कम को ज्यादा करना, पर इतना ज्यादा ना हो जाए कि मैं सहन ही ना कर पाऊं। ये समझ को विकसित करने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, चॉइस नहीं है। हम लोग 7 फेजेस ऑफ लाइफ की बात करते हैं। अभी हमने, जैसे मैंने दिखाया था आपको, निष्ठा चक्र, ये देखेंगे आप तो ये देखिए, तो इसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ वेल डिफाइंड है। जैसे गर्भकाल, फिर उसके बाद बाल्यकाल, फिर उसके बाद संभाल काल, फिर उसके बाद कर्म काल, फिर उसके बाद विवाह काल, परिवार काल और उसके बाद संपूर्ण आनंद काल। तो ये 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, समझने ही पड़ेंगे। और ये पूरी लाइफ को डिफाइन करते हैं, पूरी लाइफ को। और अभी तक हमने जो पिछले 5 दिन गए हैं उसमें इन्हीं पहले 4 काल समझने की कोशिश की थी। कल हमने कर्म काल की बात की थी और आज 2 काल एक साथ शुरू हो रहे हैं अब से। इसके मतलब कर्म काल जो है 18 साल से 24 साल तक होता है और 24 साल के बाद लाइफ लॉन्ग, आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए
ये दो काल आज शुरू हो रहे हैं। 24 साल के बाद ये दोनों काल एक साथ शुरू हो जाते हैं, विवाह काल और परिवार काल। तो दोनों को ही समझना पड़ेगा हमें। 6 से रिप्रेजेंट, 6 का मतलब ये छठे दिन चुना गया इस काम के लिए, क्योंकि 6 का मतलब ही है योग। 4 मतलब बिगनिंग, शुरुआत। 5 मतलब बुद्धि का उपयोग, 4 मतलब मन, 5 मतलब बुद्धि और 6 मतलब दोनों का योग। तो विवाह काल और परिवार काल को अब समझने का नजरिया ही बदल जाएगा आपका। कि वो क्या, मैं कल बात हो रही थी तो कहते हैं अगर हमने विवाह नहीं किया तो हमारा तो विवाह काल आया ही नहीं। भाई ये क्या लॉजिक हुआ कि अगर मैंने विवाह नहीं किया तो विवाह काल आया ही नहीं? ऐसा होता है क्या? भाई फरवरी में 29 तारीख 4 साल बाद आती है, तो मेरा तो जन्मदिन 4 साल बाद होता है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? किसी ने एक सिस्टम बना दिया जिसके अंदर हमें 4 चीजें गायब कर दी। वो कोई बिल्डिंग होती है उसमें 13वां फ्लोर गायब कर दिया। अब 13वां फ्लोर गायब करने का क्या तुक हुआ? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 13वां कब फ्लोर गायब कर दिया। बहुत सारी बिल्डिंग है जिसमें 13वां फ्लोर ही नहीं होता, 13th फ्लोर इज मिसिंग। क्यों? मर्जी उसकी, विम्स एंड फैंसी। बट दैट डजंट मीन 13 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि 13 साल होते ही नहीं, या जिसका 29 फरवरी को जन्म हुआ है उसका जन्मदिन उसके लिए 1 साल 4 साल के बराबर हो गया। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो विवाह काल को हमें समझना है, विवाह को नहीं समझना है हमें। विवाह का हमारे को विवाह का एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं होता, पर विवाह काल का मतलब होता है। तो विवाह काल और फिर परिवार काल। वो परिवार में तो तुम शुरू से जब से पैदा हुए परिवार में तो थे ही। तो ये परिवार काल 24 कर्म काल के बाद क्यों शुरू हो रहा है? ये क्या तरीका है, क्या लॉजिक है? ये मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लॉजिक क्या बना है, पर है। राम राज्य ज्ञान अगर उसको आप समझोगे, कल्पना नहीं रियलिटी, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले ना जब जोड़े बनते थे, एक कन्या और एक पुरुष विवाह करते थे तो सारे अथॉरिटी कन्या को होती थी। स्वयंवर, कभी आपने सुना कि पुरुषों का स्वयंवर हुआ? कभी भी सुना हो कहीं पर भी, कभी भी, एवर? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जो मर्जी सब्जेक्ट ले लो, पर यह आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुरुषों का स्वयंवर हुआ। पुरुष तो बेचारे आपस में लड़ते रह जाते थे। दे जस्ट फाइटिंग विद ईच अदर फॉर व्हाट? और कन्या आनंद ले रही है, मजे ले रही है, कि देख कैसे लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह। सोचो, स्वयंवर की प्रथा हुआ करती थी। और आदमी मूर्ख बना रहा मतलब कोई सा काल उठा के देख लो, कोई सा पीरियड उठा के देख लो, कोई सा टाइम उठा के देख लो। सतयुग में चले जाओ, कलयुग में चले जाओ, द्वापर में चले जाओ और त्रेता में चले जाओ, या और कोई युग होता हो तो उसमें भी चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, किसी भी टाइम पे, और ज्योग्राफिकली कहीं पे भी चले जाओ, पुरुष हमेशा मूर्ख बनता रहा। ऐसा क्यों? क्या पुरुष वाकई मूर्ख है? तो विवाह काल को समझना बहुत आवश्यक है। यह सिर्फ इस कारण हो रहा है क्योंकि विवाह काल को नहीं समझा गया और पुरुष आपस में ही लड़ते रहे उस कन्या के लिए जो स्वयंवर के लिए वहां जाके चुपचाप सिंहासन पे बैठी है और मजे ले रही है कि देख कैसे लड़ रहे हैं। क्या मुझे तो जाना ही है किसी के साथ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लड़ लेने दे। तो सारी सर्कस एक कन्या के लिए, सारी सर्कस हो रही है और सारे लगे हैं। मतलब कन्या के परिवार वाले लगे हैं,
जितने लोग आए उनके परिवार वाले लगे हैं, और वो लोग तो लगे ही हैं, जितने सारे पुरुष लगे हुए हैं, मतलब सारे पुरुष एक काम में लगे हैं, एक कन्या के विवाह के लिए। वो भी स्वयंवर, उसकी मर्जी है, वो करे ना करे। अच्छा, यहां पे पंगा क्या डाल दिया उस सीजन को, एक को तो तुझे चुनना ही है, एक बचिया तो उसको चुन लिया। अरे भैया, मतलब कमाल है यार, क्या सिस्टम चल रहे थे, और अभी भी वही सिचुएशन है। तो हम कब सीखेंगे, कब समझेंगे? ये पुरुष को कभी अकल आएगी कि नहीं आएगी? या टेकन फॉर ग्रांटेड है कि पुरुष ने तो ऐसा रहना ही है? और वैसे कहने को है कि पुरुष बहुत ताकतवर है, पुरुष फलाना है, पुरुष ढिकाना है, अकल बहुत है उसमें, पता नहीं क्या क्या कर लेता है वो, हद है। मतलब आपको नहीं लगता कि मजाक हो रहा है पुरुष के साथ? मुझे तो ऐसा लगता है कि पुरुष आया ही क्यों इस जमीन पे? पुरुष को पैदा इसलिए किया गया है कि वो मजाक बना रहे। मजाक अनलिमिटेड, हर समय उसका मजाक चलता है बेचारे का। वो एक को टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, तेरा पति सिर्फ मेरा है। अबे तेरा पति और मेरा है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये क्या? और पुरुष, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है कि वो किसका पति है, वो पति बना क्यों? वो मूर्खता की हद। मुझे लगता है कि दिमाग काम नहीं करता। वो स्लेव, एक ना पीछे मुहिम चली थी, मैंने सुना है कोई 100 साल पहले की बात है या 150 साल पहले की बात है, यूरोप में एक मुहिम चली थी कि स्लेव नहीं बनना है हमें, वी वांट फ्रीडम। तो उसका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किन्होंने किया? जो स्लेव थे उन्होंने ही किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वो स्लेव थे किसके? और स्लेव पुरुष थे या स्त्रियां थी? ये बड़ा गूढ़ विषय है, समझने लायक। तो अगर ये समझना है तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 काल समझने होंगे, विवाह काल और परिवार काल। और जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपकी जिंदगी झंड, सबके लिए, फीमेल के लिए भी, मेल के लिए भी। कारण भाई फीमेल ने स्वयंवर में एक चुन लिया और फिर कहती है ओहो सारे एक जैसे हैं। वो तो उसने पहले ही कह दिया जब सारे एक जैसे हैं तो किसी एक के साथ तो जाना ही है, चलो फिर देखेंगे क्या करना है, कितनी नौकरी करवा सकती हूं मैं उससे, कितना उसको यूज कर सकती हूं, कितना उसका उपयोग कर सकती हूं, या दुरुपयोग या सदुपयोग। मतलब टूल की तरह से यूज करते हैं उसको। एक जैसे किचन में चाकू होता है ना, कि वो छील लिया, काट लिया, पीट लिया, फिर उसको एक कोने में पटक दिया। किचन का कंट्रोल सारा फीमेल ने अपने हाथ में रखा। क्यों? क्योंकि किचन के माध्यम से आप किसी को भी स्लेव बना सकते हो बहुत आराम से और बिना उसको पता लगे। तो ये चीजें सारी पुरुष को समझनी होंगी, और पुरुष के बस का किचन चलाना है नहीं, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। मल्टीटास्किंग, किचन इज द ओनली प्लेस विच टीचेज यू मल्टीटास्किंग, और पुरुष तो मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। पुरुष के बस की नहीं है मल्टीटास्किंग करना। संभव ही नहीं है, पुरुष के लिए संभव नहीं है मल्टीटास्किंग करना। फीमेल हर तरह की मल्टीटास्किंग कर सकती है। कमाल देखो ये कि फीमेल को सारी कैपेबिलिटीज दी है कि वो हर एंगल से मल्टीटास्किंग कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। तो क्या पुरुष को मल्टीटास्किंग की जरूरत है? प्रॉब्लम यहां है, समझने वाला था। पुरुष सोचता है कि मैं तो बहुत काम कर लेता हूं, एक साथ कर लेता हूं, वो कुछ नहीं कर पाता। मल्टीटास्किंग तो उसके बस की नहीं है। पर यहां गेम यह है कि क्या मल्टीटास्किंग की जरूरत है?
तो पुरुष को तो मल्टीटास्किंग की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो अपने कर्मफल निपटाने हैं जो कमा रखे हैं उसने, उसको पता है ये बात। पर ये बात उसको समझ ना आ जाए, उसके लिए ये विवाह का प्रकरण शुरू कर दिया। एक महिला चिपका दी उसको, स्वयंवर के नाम पे उसकी ईगो बूस्ट कर दी कि देख तू जीत गया। कंपटीशन, ये कंपटीशन नाम का जो जानवर तैयार किया गया, या जो ये कैरेक्टर्स तैयार किया गया, या जो ये एक हवा तैयार किया गया, या एक डेविल तैयार किया गया, कंपटीशन के नाम पर एक एक्चुअली हैवान तैयार किया गया, डेविल। पुरुष का पुरुष से कंपटीशन करवा दिया, मरवा दिया सबको। अब एक बच्चा, वो बेचारा जाए कहां? तो अब तो वो उस स्वयंवर वाली लड़की की गुलामी के अलावा और कुछ कर नहीं सकता, संभव ही नहीं है उसके लिए। फिर वो भीष्म पितामह जैसी गलतियां करता है। तीन को उठा लाया। अरे जब तूने कसम खाई है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो तेरे को 3 लड़कियां उठा के लाने की जरूरत क्या थी? महाभारत करवा दी तूने, पता है तेरे को? पुरुष इतना भी एस्टिमेट नहीं कर सकता, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। जैसे ही स्वयंवर की बात आती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और वो बीमार लड़कियों को उठा लाता है। उसको पता ही नहीं है कि बीमारी कहते किसको है। 24 साल तक, कर्म काल तक उसको पता नहीं था बीमारी कहते किसको है। और जैसे ही विवाह काल आया, खाट पे बीमार। इमेजिन। क्यों? क्योंकि हमें विवाह काल का मतलब नहीं पता। विवाह काल को तो गायब कर दिया और विवाह को पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे वो पुरुष से विवाह करने लग गया, क्योंकि अगर स्वयंवर के चक्कर में हम नहीं पड़ते, आपस में विवाह कर लिया, गे कल्चर। और उस पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, कुछ लोगों को कहता है ठीक है। किस तरफ जा रहा है पुरुष? पुरुष बेचारा जा किस तरफ रहा है? बेचारा, कीवर्ड बेचारा पुरुष जा किस तरफ रहा है? और हर समझदार कन्या को पूछ लो, उसको कोई तू पुरुष बनेगी, तो एब्सोल्यूट रिफ्यूज कर देगी 1 मिनट में। क्या पागल है? मूर्खता वाला काम करूंगी क्या मैं? मतलब हद है। उसको अच्छे से पता है, हर समझदार कन्या को पता है ये। मेरी सैकड़ों से बात हुई है, मैं नारी ज्ञान का एक्सपर्ट कहलाता हूं, सो कॉल्ड। कैसे काम चलेगा जिंदगी में पुरुष का? वो तो एक कोल्लू का बैल बन के रह गया है। और बैल की कैरेक्टरिस्टिक आप अपने आप समझ लेना, मैं नहीं बता रहा। कोल्लू का बैल बनकर रह गया है पुरुष आज के युग में। और ये आज के में नहीं है, शुरू से ही है। कारण कुच्छल वेद की पढ़ाई ना करना, कुच्छल वेद का पता ना होना, 7 फेजेस ऑफ लाइफ का पता ना होना, राम राज्य ज्ञान का मिसिंग हो जाना। एजुकेशन से राम राज्य ज्ञान गायब। तो कहां से सीखेगा? सिखाने को महिलाएं तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। पुरुष तो गधा है, मूर्ख है, उसको क्या पता बेचारे को। छोड़ो, बात ही करना बेकार है। पर इसमें नुकसान किसका हुआ? फीमेल का। अभी मैं पढ़ रहा था एक वो सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है, 45% लड़कियां कहती हैं कि हम विवाह नहीं करेंगी। और ये भी चल रहा है पुरुषों को लड़कियां नहीं मिल रही। भैया पुरुषों को लड़कियां चाहिए नहीं, ये बात कोई नहीं करना चाहता। ये मतलब कौन रहा है? ये चाल चल कौन रहा है? ये शतरंज खेल कौन रहा है? चारों तरफ से शतरंज 2 तरफ से खेली जाती है, पर ये चारों तरफ से शतरंज खेली जा रही है, ऑल डायरेक्शंस।
और हर जगह पे आप देख लो, मूर्ख कौन बन रहा है? पुरुषों को लड़की नहीं मिल रही और 45% लड़कियां शादी करने को मना कर रही हैं। तो मूर्ख कौन बना? हर जगह बात पुरुष की हो रही है। क्यों? क्योंकि स्वयंवर है, 500 लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो भैया शादी.com और कितनी सारी जो ये वेबसाइट बनी हुई है मैरिजेस की, तो वो क्या है? वो स्वयंवर की प्रथा ही तो चल रही है। वो पुरुष नहीं चुन सकता अपने लिए, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो। और पुरुष बेचारा, जो लड़की अगर चुन लेती है तो पुरुष हां कर देता है चुपचाप, और ना कर देता है तो उसकी जिंदगी खत्म, आगे और कोई मिलती नहीं। तो 45% लड़कियां जो शादी नहीं कर रही हैं, उन्होंने मना किया पुरुषों को। जब समय था तब उन्होंने मना कर दिया, अब हो नहीं रही। तो हम शादी करना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी एक कंफ्यूजन है, जस्ट बिकॉज हमने 7 फेजेस ऑफ लाइफ को समझा नहीं। हमें नेक्स्ट फेज जो आने वाला है उसकी तैयारी करी नहीं। प्रॉब्लम यहां है। जैसे संभाल काल, पहले गर्भकाल था। गर्भकाल में तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें जो कोई सिखा देगा कोई, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। बूट सेक्टर, अभी ना एक कोई न्यूज़पेपर में एक वो आया है, किसी न्यूज़पेपर में तो था, शायद सरोकार में था आज के में, कि रीबूट, ग्लोबल रीबूट हैज बिगन और स्टार्टेड बाय EHOT प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट EHOT, एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम। ये इसका एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर लिखा है कि ग्लोबल रीबूटिंग इज टेकिंग प्लेस इन दिस फ्रेमवर्क। आर यू रेडी टू गेट रीबूट? आज ही के न्यूज़पेपर में था, 23 तारीख। आज मैंने कहा ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तो अब मैं जो थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा कि विवाह काल क्या है। तो विवाह का मतलब क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, और खासकर पुरुषों के लिए है ये। तो इसके लिए आपके 2 शब्द समझने होंगे आपकी लाइफ में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है योग एंड योगा। 2 अलग अलग शब्द हैं, ये डिफरेंट शब्द हैं, योग एंड योगा। तो जो स्वयंवर वाली बात करी मैंने, वो योगा है, एक्सरसाइज वो करते हैं ना। ओशो ने इसके बारे में बहुत चर्चा की है। ओशो ज्ञान समझ लो आपको, तो योगा समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बहुत कुछ समझाया है। तो सारा ओशो का सारा स्ट्रक्चर समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या है ज्ञान, मतलब योगा क्यों है। विवाह, जिसकी जो स्वयंवर वाला विवाह है, उसका आधार है योगा, और जो विवाह काल है उसका आधार है योग एंड योगा, बोथ, दोनों। अब योग किसका? तो योग चाहिए तन और मन का। मन और बुद्धि के योग से काम नहीं चलेगा। अगर आपको स्वयंवर वाले योगा में जाना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो पहले योग सीखो। योग का मतलब तन मन का योग, मन का तन से योग।
और किसके साथ करना है? उसके लिए मन और बुद्धि का योग। मन इंपॉर्टेंट है दोनों जगह पे। योग मन के साथ चाहिए, तन का भी और बुद्धि का भी। तो ये है विवाह काल का आधार। अगर आपको सिर्फ स्वयंवर में जाना है तो योगा सीख लो, समझ लो। और अगर आपको विवाह काल को उपयोग करना है तो योग एंड योगा दोनों आने चाहिए। और योग का मतलब है तन और मन का, और योगा का मतलब है बुद्धि और तन का। बुद्धि और तन का योग। योगा इज ब्रेन एंड बॉडी एंड योग इज माइंड एंड बॉडी। और विवाह काल के लिए तैयारी के लिए जो काम किया जाता है, जो एफर्ट करी जाते हैं, जो सीखा जाता है, वो है कर्म काल। कर्म काल के अंदर अगर आपने विवाह काल की और परिवार काल की तैयारी नहीं करी तो आप समझ लो कि आपकी जिंदगी वही है जो चल रही है, जो पहले बताया मैंने। वो एक स्टेटमेंट आती है, जिंदगी झंड फिर भी घमंड। तो वो एग्जैक्टली वही है जिसमें आपने कर्म काल में विवाह काल की तैयारी नहीं करी। अब परिवार काल, तो ये कर्म काल के बाद जो काल शुरू होता है, विवाह काल एंड परिवार काल एक साथ शुरू होते हैं ये। तो परिवार काल की जो यहां पे परिवार काल यहां से क्यों शुरू हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि पहले आप किसी परिवार के हिस्सा थे, उस परिवार की नियम के हिसाब से चलते थे, उस परिवार के नियम के हिसाब से चलते थे जिस परिवार में आप थे। लेकिन जैसे ही कर्म काल खत्म होता है, परिवार काल शुरू होता है, तो अब आपकी एक अलग स्टैंडिंग हो गई है। अब आप उस परिवार के हिस्सा तो हो ही, वो तो रहोगे ही सारी उम्र, पर अब आपका अपना एक परिवार शुरू हो गया है। शुरू हो गया, काल शुरू हो गया। आप परिवार बनाओ या ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता है कुछ, बट आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपके परिवार वालों का, जिसके साथ आप पहले रहते थे, उनका नजरिया बदल जाएगा। वो कहते हैं ना, अरे खाली बैठा है, कुछ काम क्यों नहीं करता, कुछ काम धाम कर, कब तक खाली बैठा रहेगा। मां कहना शुरू कर देती है, अरे मैं तेरे लिए कब तक रोटी बनाऊंगी। बेटी के लिए नहीं कहती कभी ये बात, क्यों, बेटी तो रोटी बनाना जानती है अपने आप। प्रॉब्लम तो पुरुष की है ना, समस्या पुरुष है हर जगह पे, और महिलाओं को पता है इस बात का। इसलिए परिवार काल आपका शुरू होते ही आपके परिवार वालों का नजरिया आपकी तरफ बदल जाएगा। आप विवाह करो या ना करो, अपना परिवार बनाओ या ना बनाओ, इममटीरियल है। पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाएगा एक्चुअली। लोग बाहर कहने लगे, अरे तेरी तो अब तक ब्याह नहीं हुआ, तेरी शादी नहीं हुई अभी तक, तूने शादी क्यों नहीं करी। तो हर किसी का नजरिया बदल जाएगा। आपकी कोई वो नहीं है, आपकी सोच की कोई कीमत नहीं है, आपकी अपनी सोच की कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो है। जीरो भी हो तो मेरे ख्याल से शायद फायदा रहे। समझ में आती नहीं ये बात। राम राज्य ज्ञान में एग्जाम्पल क्या देते हैं कि राम जी का राज तिलक होने वाला था और उसको वनवास हो गया, उनको वनवास हो गया। बताओ अब इसमें किसकी गलती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सीता जी की गलती है,
कि विवाह हुआ राम जी का तो उनकी किस्मत बदल गई। कुछ लोग कहते हैं दशरथ की गलती है, दशरथ ने दूसरा विवाह क्यों किया, क्योंकि वो कैकेयी की वजह से हुआ ना, ये कैकेयी का नाम लगा दिया। अरे किस्मत भी तो है। और गुरु को कह दिया कि तुम्हें आपने क्या कैलकुलेट किया था जिससे कि ये क्या से क्या हो गया। समझ किसी को नहीं आ रही है कि राम राज्य ज्ञान का मतलब क्या था। उस बारे में किसी ने चर्चा करने की, समझने की कोशिश नहीं की। भाई राजा बनना है तो उसके लिए तुम्हें पूरे जितने एरिया का राजा बनना, उस एरिया का तो पता होना चाहिए। और तुम अपना राज्य स्थापित करना चाहते हो, सारे आपके अपोजिट में है, तो कैसे काम चलेगा। तो जनता को तो अपनी फेवर में लेना चाहिए। तो मोदी जी ने एग्जैक्टली राम राज्य ज्ञान का उपयोग किया कि पहले अपने आप को जनता में एस्टैब्लिश किया, पब्लिक में ऐसे काम किए जिससे पब्लिक को लगा कि हां यही हमारे को सही गाइड कर सकते हैं, सही दिशा में चलवा सकते हैं। तो जहां पर आपने राज करना है, राजा बन रहे हो, तो उसकी अगर पब्लिक का ही आपको प्रजा का ही ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप राजा बन के कामयाब हो ही नहीं सकते। तो वो उनको वनवास नहीं था, वो उनकी प्रिपरेशन थी। और जब वो, अब 4 भाई हैं, राज्य एक है, दशरथ का राज्य एक था और भाई 4 हैं, तो और डिवाइड करना नहीं है। देखो राम राज्य ज्ञान ने कितनी शानदार आपको वो दिया है, ज्ञान दिया है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, 4 भाई हैं, तो आप डिवाइड करोगे। और कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने बना दिया। तो भैया डिवाइड एंड रूल ही तो चला रहे हो तुम, और कर क्या रहे हो। स्वयंवर की कथा को समझ लो तो डिवाइड एंड रूल हो गया ना। और डिवाइड एंड रूल कब से चल रहा है, जब से स्वयंवर की प्रथा शुरू हुई तब से डिवाइड एंड रूल ही चल रहा है। और लोगों आदमियों को ही तो डिवाइड किया, वही लड़ रहे हैं आपस में। तो हमें विवाह काल और परिवार काल, ये दोनों कालों को समझना होगा कि जैसे ये समय आता है, जैसे ये वर्ष आता है आपकी उम्र में, तो आप समझ लो कि आपके सारे के सारे आपके अगेंस्ट हो गए। अब आपको सारे अगेंस्ट है आपके, उसमें आपको अपनी जिंदगी कैसे चलानी है, इसका निर्णय आप कैसे लोगे अगर आपको योग एंड योगा का उपयोग करना नहीं आया, आपने कर्म काल में ये तैयारी नहीं की तो। और आज यही हो रहा है, आज शादी हो गई, कल को डाइवोर्स हो गया, फिर दूसरी शादी कर ली, वो थोड़े दिन ज्यादा चली पर डाइवोर्स हो गया, या फिर कॉम्प्रोमाइज करते करते जिंदगी बीत गई। और आसानी से एक स्टेटमेंट कह दी कि कॉम्प्रोमाइज इज मैरिज, मैरिज इज द अदर नेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट्स इट। और कॉम्प्रोमाइज ब्रिंग्स डिजीज। क्यों? क्योंकि आपने खाने में वो खा लिया जो आपको सूट नहीं करता, तो बीमार तो आप हो ही गए। क्राइम, compromise brings crime. Compromise brings the health issues, all kind of health issues. कॉम्प्रोमाइज तो बहुत खराब शब्द है एक्चुअली देखा जाए तो। कॉम्प्रोमाइज की इंप्लीकेशन इतनी खराब है कि क्वालिटी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ एनीथिंग विल फॉल ओनली। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप समझो कि आपने क्वालिटी को खत्म कर दिया लाइफ से ही।
तो अनदर वर्ड इज कॉम्प्रोमाइज, जिसको आपको कितना अवॉइड करना है ये आपको समझना ही पड़ेगा। और ये तैयारी काल, कर्म काल में ही होती है। क्यों? कर्म काल में आप प्रोफेशन में चलना शुरू करते हो, तो वहां पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया तो आपका जो पैसा, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार, समझ लो। तो जो पैसे की बात कर रहे हैं, तो मैरिज करोगे तो जिसको पर्सन को ला रहे हो वो पहले से ही बीमार है, तो आपकी जिंदगी में तो बीमारी भरी गई ना। तो ये सारी तैयारी कर्म काल में करनी पड़ती है। इतनी योग्यता आपको विकसित करनी ही पड़ेगी अपनी, कि आप पहचान पाए कि आप ऐसा पैसा तो नहीं कमा रहे जो बीमार करेगा, ऐसे दोस्तों के साथ तो नहीं रह रहे जो आपको कॉम्प्रोमाइज कर करके आपको बीमार रखेंगे, ऐसे सर्कल में तो नहीं रह रहे जहां पे आपको पुश किया जा रहा है बीमार रहने के लिए। कॉम्प्रोमाइज का मतलब यही है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपने, वो कहते हैं ना कि एक आजकल बहुत चल रहा है, पीछे शायद चल रहा था ज्यादा, आजकल कम हो गया इस बात पे चर्चा, कि आप हवाई जहाज में बैठने वाले थे, जब जा रहे थे, एंटर कर रहे थे गेट में, तो कोई आपका बहुत जानकार बंदा आया, कोई दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड आपका, और एक पैकेट दे गया कि यार ये पैकेट वहां दे देना, और आपने ले लिया क्योंकि दोस्त है, सब कुछ भरोसा था तो ले लिया, और पता लगा कि अंदर कस्टम वालों ने ड्रग्स के लिए पकड़ लिया कि वो पैकेट ड्रग्स का था। अब क्या करोगे आप? आपने तो कॉम्प्रोमाइज करा तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज की सजा का ध्यान रखो, ये सब सीखना पड़ेगा। और ये सिर्फ 6 साल है इसके लिए, कर्मकाल 18 से 24। और बाकी दोनों काल, जो परिवार काल और विवाह काल है, सारी लाइफ के लिए है, होल लाइफ, इट विल अफेक्ट होल ऑफ योर लाइफ। तो कॉम्प्रोमाइज करना अगर आपने कर्म काल में सीख लिया तो आपकी सारी जिंदगी उन कॉम्प्रोमाइज पे ही चलेगी। भाई ये समझ लो आप, मोटी मोटी बात। तो आज का दिन समय अब हो गया है, और थोड़ी सी ये जानकारी मुझे देनी थी विवाह काल और परिवार काल के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है। सबसे इंपॉर्टेंट काल ये है बिकॉज मात्र 24 साल और आगे के 100 साल हम मान के चलते हैं, कलयुग में उम्र 125 साल की दी गई है, प्रकृति ने 125 साल की दी है। आप कितने साल जीते हो पता नहीं, तो मोस्टली कम इसीलिए होती है क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज बहुत करते हो। ईच कॉम्प्रोमाइज ईट्स अवे योर लाइफ। मोटा मोटा आप यही समझ लो कि ईच कॉम्प्रोमाइज ईट्स अवे योर लाइफ स्पैन। तो निष्ठा चक्र का ज्ञान अगर आप समझ लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल सकती है, पर हर फेज में नेक्स्ट फेज की तैयारी करनी है आपको। कोई आपके पास हल है नहीं, चॉइस है नहीं। वही बात है कि एग्जाम दे रहे हो, अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको आईएएस के एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। और वो 1 साल में करो, 2 साल में करो, 4 साल में करो, 6 साल में करो, 10 साल में करो, मर्जी आपकी है। तो बिकॉज आईएएस इज ए कॉम्पिटिशन, मैंने एग्जांपल आईएएस का लिया, क्लासेस का नहीं लिया, एजुकेशन का नहीं लिया, बिकॉज आईएएस में तुम तैयारी कितने साल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एग्जाम में तो है फेल या पास, बट आईएएस में फेल पास नहीं होता कुछ भी। आइदर यू आर सिलेक्टेड और यू आर नॉट सिलेक्टेड, योर नंबर ऑफ सीट्स आर फिक्स्ड। So there you have to not to compete with others. There you have to compete with self.
टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। और फंडामेंटली परिवार काल और विवाह काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है समझने का, वो है कंपीट विद सेल्फ, विद नॉट अदर्स। मैंने बताया ना, कंपटीशन नाम का एक डेविल खड़ा किया। ऐसे ही उस डेविल ने एक कॉम्प्रोमाइज का अपना छोटा पार्ट एक खड़ा कर दिया, अपना एक अंश खड़ा कर दिया, अपना एक अंश अवतार खड़ा कर दिया, कॉम्प्रोमाइज। और आर्ट ऑफ लिविंग सीखना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो एक दिन निकल जाता है, चला जाता है, तो जो दिन जा रहा है उसको कैसे जाने दें जिससे कि वो आपको रोग ना दे के जाए, बीमारी ना दे जाए, जाता जाता आपके लिए बीमारी ना छोड़ जाए। ये ध्यान रखना है बस। अभी क्या होता है, जाता जाता बीमारी ना छोड़ जाए, लोग दारू पीने चले जाते हैं शाम को, कि कोई अगर बीमारी छोड़ भी है तो दारू में घुल के और वो फ्लश आउट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है दारू पीने का। पता है आपको दारू क्यों पीते हैं लोग शाम को? शाम को पीते हैं, क्यों पीते हैं? तो एकमात्र कारण यह है कि आज का दिन जो जा रहा है वो मेरे को अगर कुछ नेगेटिव दे भी गया है, अल्कोहल इज ए बेस्ट डिसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, तो अल्कोहल पी लिया उसने, अपने जो भी कुछ आलतू फालतू की चीजों की डिसॉल्व किया, फ्लश आउट कर दिया, काम खत्म। यह सोच है, पर इससे होता कुछ है कि नहीं होता ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे को पीनी पड़ी नहीं अभी तक। गलती से मैंने कुछ चीजें सीख ली, टाइम से सीखी, हाँ टाइम से सीख ली होंगी तभी काम आ रही हैं। तो आप भी सीख लो, मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख ही सकते हो। ठीक, तो अब कल मिलेंगे। कल पूर्णाहुति है, 24 तारीख है, 24 फरवरी। कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। और कल हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण आनंद काल, जो 58 वर्ष के बाद शुरू होता है। तो तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।